करंट अकाउंट समझ में आया? विजिबल और इनविजिबल अकाउंट। विजिबल अकाउंट क्या है? गुड्स में ट्रेड, और इनविजिबल अकाउंट की जब हम बात करें तो सर्विसेज में ट्रेड की बात होगी, रेमिटेंसेस की बात होगी। क्लियर? अब कैपिटल अकाउंट को देखो क्या है। कैपिटल अकाउंट को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, और एक अच्छी बात यह कि हमारा जो कैपिटल अकाउंट है वो सरप्लस में ही रहता है, और उसी की वजह से हमारा जो ओवरऑल बीओपी है वो नेगेटिव ट्रेंड में नहीं जाता है। खैर कुछ रिमिशन ओमिशन भी करते हैं हम। अब जैसे इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेट 2 तरीके से आ सकती है, एफडीआई और एफपीआई के माध्यम से। व्हाट इज एफडीआई नाउ? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हाँ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है? कोई और कंट्री हमारे यहाँ ट्रेड पे इन्वेस्ट करती है। जब भी इन्वेस्टमेंट मोर देन 10% ऑफ द अमाउंट होगा या 10% ऑफ द शेयर होगा तो वो क्या कहलाएगा? एफडीआई कहलाएगा। ठीक है, वेदर इट इज इन फाइनेंशियल फॉर्म और फिजिकल फॉर्म। So 10% of द टोटल शेयर, मोर देन 10% ऑफ द टोटल शेयर। फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन आप खोल रहे हैं, उसमें अगर 10% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आता है सो दैट इज एफडीआई। अगर 10% से कम का आएगा तो वो कहलाता है एफपीआई। और यूजुअली आप यहाँ पे कहाँ पे निवेश करते हो? शेयर्स में करते हो उनके। एफपीआई को हम कहते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में हम इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, ये क्या है? दिस इज लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म इसलिए बिकॉज जब भी आप निवेश करोगे किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में या किसी और प्रोजेक्ट में तो वो लॉन्ग टर्म ही होता है। ये क्या है? शॉर्ट टर्म है। दूसरा, यहां पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होगा प्रोसेसिंग के लिए, यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि शेयर मार्केट के थ्रू या अन्य मार्केट्स के थ्रू निवेश करते हैं। क्लियर? एफडीआई एफपीआई। अब एफडीआई जो होता है वो अलग अलग सेगमेंट्स में है। जैसे हमारा एफडीआई अलग अलग सेक्टर्स में है, मल्टी ब्रांड रिटेल में है, कुछ होलसेल मार्केट्स है। आपने वॉलमार्ट का नाम सुना होगा। वॉलमार्ट क्या है? एक तरीके से मल्टी ब्रांड रिटेल या होलसेल मार्केट की तरह के सही तो है। देयर आफ्टर चेन्स है, जैसे 24/7 है या कोई और चेन है। 24/7 इज माइट बी एन इंडियन चेन, बट वैसी कोई और चेन हुई फॉरेन की, वो इंडियन चेन के साथ कर सकती है। कैरी फूड करके कुछ है, कैरी फूड है, इजी डे है। देयर आर सो मेनी कॉन्टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल आप जितनी भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स देखते हो, आपने देखोगा पीएनबी के साथ मेटलाइफ है। मेटलाइफ फॉरेन प्लेयर है इंश्योरेंस का, जिसने पीएनबी के साथ वेंचर किया। ठीक है, जेबी किया। कैसे किया? एफडीआई के तहत या अन्य माध्यम से किया। क्लियर? इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल विच यू कैन टेक। मारुति सुजुकी का हो गया। एफआई इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस भी कह सकते हैं आप, या फॉरेन इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशंस भी कह सकते हैं, एफआईआई। क्लियर? इसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। क्यूएफआई होता है, क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट और क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स। ये वो कंट्रीज के लोग होते हैं जो क्वालिफाई करते हैं लिस्ट में कि यहां से जो भी पैसा आ रहा है वो क्लियर और सेफ है, मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा नहीं है या कोई और नहीं है। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको बताया था पार्टिसिपेटरी नोट्स का। पी नोट्स क्या होता है? जो फॉरेनर है उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा पार्टिसिपेटरी नोट्स का। ये पार्टिसिपेटरी नोट्स किससे लेगा? क्यूएफआई से। और ये क्यूएफआई ऑन द बिहाफ ऑफ फॉरेनर इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज, मान लो बीएससी है, एनएससी है, यहां पर शेयर्स खरीदते हैं ऑन देयर बिहाफ। क्लियर? इन सबको रेगुलेट, मनी लॉन्ड्रिंग को रेगुलेट करने के लिए एक संस्था, उसका नाम क्या है? एफएटीएफ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो अलग अलग कंट्रीज को अलग अलग कोड से, जैसे ब्लैक, ग्रे और वो देता है डिपेंडिंग ऑन देयर फाइनेंशियल solutions and also tackling the situation like money laundering,
काउंटरफीट करेंसी और बाकी सारी चीजों के लिए। क्लियर? वापस आ जाते हैं यहाँ पे। इन्वेस्टमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे तो आएगा एफपीआई, एफडीआई विच इज इन सरप्लस, बिकॉज इंडिया के पास हाईएस्ट एफडीआई आ रहा है, एक तरीके से वन ऑफ द हाईएस्ट एफडीआई आ रहा है इंडिया में। सबसे ज्यादा एफडीआई कहाँ आता है? यूएसए में आता है। जी बताएं। और वो 3 पिलर में जो भी चीजें होंगी वो किसके बेस पे होंगी? कंजम्पशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। कोई भी चीज आप प्रोड्यूस कब करोगे? व्हेन देयर इज कंजम्पशन, या आपको लग रहा है कि कंजम्पशन ज्यादा होगा। आखिर इंडिया में लोग एफडीआई को लेकर के इंटरेस्टेड क्यों हैं? बिकॉज पोस्ट एलपीजी रिफॉर्म्स इंडिया की कंजम्पशन बेस्ड मार्केट जो है वो ग्रो हुई है काफी। क्यों ग्रो हुई है? क्योंकि लोगों के पास परचेजिंग पावर बढ़ी है। इट इज नॉट जस्ट बेस्ड ऑन कि कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है, इट इज मोर रिलायंट ऑन कि कंट्री की परचेजिंग पावर कितनी है। इसलिए वहां पर चीजों के बिकने के चांसेस ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल HUL है, हिंदुस्तान यूनिलीवर। सबको यही लगता होगा कि हिंदुस्तान यूनिलीवर नाम है तो हिंदुस्तान की कंपनी होगी, बट इट इज नॉट। ये मैं छोटे कामों की बात कर रहा हूं, बड़े शहर के लोगों को तो पता है कि HUL क्या है। इवन एवरी सेकेंड प्रोडक्ट विच यू आर यूजिंग इन द FMCG मार्केट अलग अलग ब्रांड नेम के साथ हिंदुस्तान यूनिलीवर ही बना रहा है वो। यूनाइटेड किंगडम यूनिलीवर्स लिमिटेड द मेन कंपनीज नेम, बट हिंदुस्तान में आइए तो क्या नाम रखा है सब्सिडरी का? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। डेफिनेटली यस, बट दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो मार्केट मोनोपोली में भी इसका कोई तोड़ नहीं है। क्या आपने कभी देखा है कि आपके टूथपेस्ट में नमक है? क्या आपने देखा है कि आपको कभी स्ट्रॉन्ग टीथ की जरूरत है तो आपको कोलगेट यूज करना चाहिए? बट क्या आपने ये देखा कि क्लोजअप और कोलगेट बना कौन रहा है? सिंपल, दीज आर द मार्केट गिमिक्स कि हर तरफ से प्रोडक्शन में अलग अलग सब्सिडरीज के थ्रू काम हम ही कर रहे हैं, बट दिखा हम ऐसा रहे हैं कि अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में। एग्जैक्टली। तो पॉइंट यहां पर यही है कि कंजम्पशन बेस्ड मार्केट तभी होगी जब लोगों के पास परचेजिंग पावर होगी। दूसरा पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टेबिलिटी एंड सेफ्टी। ये स्टेबिलिटी दो तरीके से है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और कंट्री की स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मतलब स्टेबल गवर्नमेंट है कि नहीं है, और कंट्री की स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि कंट्री कोई इकोनॉमिक क्राइसिस तो नहीं झेल रही है। फॉर से पाकिस्तान या टू सम एक्सटेंट श्रीलंका, टू सम एक्सटेंट ग्रीस, वहां पर लोग इन्वेस्ट क्यों नहीं करना चाहेंगे? बिकॉज कंट्री में इकोनॉमिक क्राइसिस है और पैसे वापस आने की या रिटर्न आने के चांसेस आर वेरी लेस। दूसरी बात, सेफ्टी। इंडिया में जब भी कोई बड़ा वेंचर होने वाला होता है तो जम्मू कश्मीर या किसी इलाके में धमाका हो जाता है। अगर आप एक पूरी स्टोरी लाइन को समझने की कोशिश करेंगे तो इट इज नॉट जस्ट अ वॉर, इट इज नॉट जस्ट अ विरोध, देयर आर सो मेनी कॉन्टेक्स्ट इफ यू डिग डीपर इनटू इट। और उस कॉन्टेक्स्ट में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि कहीं पे इंडिया में कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट आने वाली है या इंडियन गवर्नमेंट ने कोई बड़ा इनिशिएटिव लिया है और अचानक से यू कम टू नो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ सिचुएशन इन जम्मू एंड कश्मीर और टू सर्टेन एक्सटेंट इन अदर स्टेट्स। फॉर एग्जाम्पल अभी जो मणिपुर में हो रहा है, अगर हम मणिपुर की बात करें, व्हाट वाज द इशू? रिजर्वेशन, टेकिंग मैते टू ST, शेड्यूल्ड ट्राइब का उनको दर्जा देने की बात होगी। ओरिजिनली क्या है? OBC हैं। दे आर द ओल्डेस्ट पीपल, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पीपल फ्रॉम मणिपुर इटसेल्फ। दूसरी तरफ कुकी ट्राइब है, हु इज ऑल्सो एन एंशिएंट ट्राइब देयर, जिनके पास प्रॉपर्टी राइट्स ज्यादा हैं। मैतेई के साथ क्या है? ऑलमोस्ट मोर देन 60% है और लैंड होल्डिंग केवल 10% है। एंड दे आर लिमिटेड टू अ सर्टेन एरिया, इम्फाल और नियर बाई एरियाज में ही लिमिटेड भी। अभी सिचुएशन क्या है? मैतेई कुकी को मार रहे हैं, कुकी मैतेई को मार रहे हैं,
हॉरिबल वायलेंसेस हैं वुमेन के अगेंस्ट। मैतेई समाज के लोग कुकी समाज के साथ करें, कुकी समाज के लोग मैतेई समाज के साथ करें। अब यहां पर 2 पॉइंट्स आएंगे। ये फाइट क्यों हो रही है? इज इट अ रेशियल फाइट? रेस की फाइट है क्या? ये रेस की फाइट है क्या? ये अधिकारों की फाइट है क्या? ये रिजर्वेशन की फाइट है? क्या है ये? दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। And what is being portrayed at international media as well as world media, that is also the concern. Apart from it, the major concern, how they are getting this much of arm and ammunition. Everybody is safeguarding their houses with big guns. Is it possible in a country like India, the people who are not having proper enough means to eat, they are having guns, they are having different ammunitions? How is it possible in case of Manipur and other segments? अब यहां पर आपको एक जो थ्योरी आ रही है, रोल ऑफ चाइना, टू सम एक्सटेंट म्यांमार में जो रिबेल ग्रुप्स हैं, और रिबेल ग्रुप्स विद इन द 7 सिस्टर कंट्रीज नॉर्थ ईस्ट में, नॉट नक्सल्स, नक्सल्स आपके इस तरफ हैं, जो इंडिया का नीचे का सेगमेंट है, जो पूरा रेड कॉरिडोर कहलाता है। आंध्रा, ओडिशा, टू सम एक्सटेंट तेलंगाना, तमिलनाडु एंड पार्ट्स ऑफ केरला, इफ वी शुड से। और थोड़ा सा इस तरफ आ जाते हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड में। बिहार में हम कह तो रहे हैं, क्लेम तो यही करते हैं कि अब नक्सल्स नहीं है, बट नक्सल्स आर एक्चुअली हियर इन दिस बेल्ट, जो आपका एक तरीके से 7 बनाएगा। वो जो इधर ऊपर की तरफ है, अगर हम इसकी बात करें तो दे आर मेनली द पीपल हु हैव ईदर नॉट एक्सेप्टेड द एक्सेशन टू इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस, और द पीपल हु वांट सर्टेन सेट ऑफ राइट्स फॉर देयर ओन सेल्व्स। अब यहां पे इसको थोड़ा इतना खींचने का मतलब सिर्फ ये है कि एक तरफ वी आर आस्किंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया, दूसरी तरफ वर्ल्ड लेवल पे हमारी क्या इमेज बन गई है? नॉट जस्ट वुमेन, अनदर पार्ट माइनॉरिटीज। वाई माइनॉरिटीज? बिकॉज कुकी ट्राइब क्या है? क्रिश्चियन है। बट व्हाट इज द मेन इशू? हु स्टार्टेड दिस? द कुकी ट्राइब इटसेल्फ। रीजन बिहाइंड मैतेई को रिजर्वेशन दिया। I am not supporting any kind of violence, but every action has its reaction. That is a very simple logic of science and very clear-cut evidence of science also. It is not happening. There are so many videos which have not been shared yet, but more than 100 incidences have happened where crime against women has happened in Manipur this time. Which is very shameful for a country like India, where we say कि हम नारी की पूजा करते हैं, नारी का सम्मान करते हैं। खैर, it is just about Manipur. ऐसा बहुत कुछ पूरे देश में चल रहा है, and due to that, women are not safe in India. What it shows? It shows gender crimes इंडिया में बहुत ज्यादा हैं। The international picture, in actuality, it is not the case, but the international picture is portraying this in the entire market. ऐसा नहीं कि ये नहीं है, we are very साफ सुथरा people, ऐसा हो भी रहा है, but the extent people are showing is different. जो ग्रेविटी है सिचुएशन की वो अलग है। यहां पे कोई क्रिश्चियन या माइनॉरिटी का एंगल था ही नहीं विद कुकी ट्राइब, बिकॉज यहां पे जो एंगल था वो राइट्स को लेकर के था, और लैंड राइट्स या प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर के ज्यादा था, बिकॉज एसटी में आने के बाद they will be given some lands जो ज्यादातर किसके पास है? कुकी ट्राइब के पास है, और टू सम एक्सटेंट नागा ट्राइब के पास है। बट इस पिक्चर से क्या है? मणिपुर इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। नाउ व्हाट वी आर सीइंग कि इंडिया में पार्ट्स में सिविल वॉर चल रहा है। So you can add on different context, and as per the convenience of different countries, you can show India is a highly unstable country with such things. What this will do on economics perspective, ये आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको रिड्यूस करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल इवेंट होने वाला था, उसी समय
उरी अटैक हुआ और जो सेना के जवानों पे अटैक हुआ था पुलवामा, वो उस ड्यूरेशन में हुआ था। उसके थोड़ा और पहले जाओगे तो पठानकोट के टाइम जो हुआ था वो भी यहीं से हुआ था। बट अनदर पॉइंट, व्हाई गवर्नमेंट इज ट्राइंग देयर बेस्ट टू लिमिट इट टू अ प्लेस? एग्जैक्टली, ताकि वो ये दिखा सके कि हमने इसको लिमिट किया है एक जगह तक, बाकी कंट्री में थिंग्स आर बेटर एंड सेफर। आज के 10 साल 12 साल पहले चलेंगे तो इट वाज मच इजियर फॉर देम टू इवेट दिल्ली, टू कम टू दिल्ली, टू डू सम ब्लास्ट इन दिल्ली। बट जब से पोस्ट मुंबई अटैक, अगर मैं मेनली बोलूं तो 2009 के बाद से हमने अपने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया कि ये चीजें धीमे धीमे डिक्रीज होने लगी टू अ लार्जर एक्सटेंट। बट स्टिल, अब एक एग्जांपल बंगाल का ले लो। इलेक्शन रिलेटेड वायलेंस, अब हर जगह चाहे वो मणिपुर हो या बंगाल हो, वायलेंस से निपटने की ड्यूटी किसकी है? गवर्नमेंट की है। एंड दोनों जगह गवर्नमेंट फेल हुई है, एंड दैट टू वेरी चीप स्टेटमेंट ऑफ अ मिनिस्टर कि इतना ही तो किया है और क्या किया है। They have again did the same thing what happened in Manipur. Only difference was this time those were women and वहां पे there were men who have made that nude parade thing. So this lame excuse, whether from any government, we are not supporting any government, but the only point is कि modesty of women and the respect towards women has gone to another level now. And that this whole thing brings India into a situation of appear to be in a situation of civil war, which reduces the investments. So that this makes us economic. Rather civil war की जगह unstable बोलो वो ज्यादा अच्छा है. The country which is unsafe and unstable at the same time. But still इंडिया के various advantages हैं जिसकी वजह से इंडिया में FDI आ रहा है. India is in better position. आगे that was a overall generalized picture कि what are the things which makes investment bad or good at the same time. एक और चीज है वहां पर, जो गवर्नमेंट प्लस वहां का जो रिजर्व बैंक है उनका इकोनॉमिक एक्टिविटी को लेकर के चीजें क्या चल रही हैं वो है, प्लस जो वहां की करेंसी है। मेजर फैक्टर्स क्या होंगे? लेबर, रेंट, कॉस्ट, क्लियरेंसेस, रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, ये सब कैसा है उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें। अगर आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस याद हो, जो मैंने शायद पढ़ाया भी होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो सारे पैरामीटर्स उसको गवर्नमेंट ने कर्व करने की कोशिश की है। अब यहां पर तुम मेक इन इंडिया को जब मैं पढ़ा रहा था तो मेक इन इंडिया में क्या था? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक पार्ट था, स्किलिंग द लेबर एक पार्ट था, लेबर रिफॉर्म्स एक पार्ट था, उसके अलावा इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए विद इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लैंड एक्विजिशन बिल हो गया या और कोई चीजें हो गई। सो थिंग्स वर मेड इजियर फॉर देम। The reduction of red tapeism also falls into this? Yes. FDI बढ़ाना, that was also a part of it. ठीक है, तो this was ज्ञान। Now let's go to the more ज्ञान। करंट अकाउंट एसेट और लाइबिलिटी का कॉन्टेक्स्ट है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, एफपीआई क्लियर कर दी। लोन के बारे में बात करोगे तो सोवरेन और कॉमर्शियल। सोवरेन मतलब गवर्नमेंट का लोन, कॉमर्शियल मतलब प्राइवेट सेक्टर का लोन। क्लियर? जैसे गवर्नमेंट कहती है ना सोवरेन डेट, द डेट ऑन द गवर्नमेंट। एक्सटर्नल असिस्टेंस दो तरीके से लेते हैं, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग होती है, जो प्राइवेट सेक्टर या कोई स्टेट या इवन गवर्नमेंट अलग अलग प्रोजेक्शंस में बाहर से जो लोन लेती है उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग फ्रॉम द प्राइवेट एंटिटीज ऑफ आउटसाइड वर्ल्ड। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोई करार किया या किसी और के साथ कोई करार किया, वहां पर लोन का कॉन्टेक्स्ट, सो दैट विल कम अंडर एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। एनआरआई डिपॉजिट्स, वी ऑल नो कि जो एनआरआईज डिपॉजिट करते हैं विद इन द इंडियन बैंकिंग चैनल एंड अदर चैनल्स, एंड सेल एंड परचेज ऑफ एसेट्स, दैट इज वन मोर थिंग।
ठीक है। एनआरआई अकाउंट्स में रेमिटेंसेस आएंगे, डोनेशंस आएंगे, गिफ्ट्स आएंगे, ये भी सरप्लस है, ये भी सरप्लस है। तो कैपिटल अकाउंट से ज्यादा नहीं पूछेगा कैपिटल अकाउंट सरप्लस है या डेफिसिट है, पता हो गया। कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं ये पता होना चाहिए। एनआरआई डिपॉजिट, ईसीबी, ये एक्सटर्नल असिस्टेंस, सेल एंड परचेज ऑफ एसेट्स, ये सिर्फ किस में आएंगे? कैपिटल अकाउंट में। क्लियर? कोई सवाल? समझ में आया बेटा? आज कैपिटल अकाउंट बैलेंस क्या है? कैपिटल रिसीट माइनस कैपिटल पेमेंट्स। अब ये क्या होता है बताओ भाई? कैपिटल अकाउंट में कैपिटल रिसीट क्या होगी नैन्सी? asset रिड्यूसिंग, debt क्रिएटिंग। क्लियर? कैपिटल पेमेंट्स में क्या होगा? जो आपका डेट रिड्यूस कर रही हो या एसेट बढ़ा रही हो। सिंपल। क्लियर? क्या है आगे? ऑटोनोमस आइटम एंड अकोमोडेटिव आइटम एक पार्ट होता है, बट लीव इट, लीव इट, लीव इट एंड लीव इट। कुछ समझ में आया? चलो, ऑटोनोमस आइटम्स, वो आइटम्स विच आर ऑटोनोमस, जिनका दूसरे के ऊपर और दूसरों की वजह से कोई प्रभाव ना हो। प्रभाव इन द सेंस डिपेंडेंस ना हो, निर्भरता ना हो, वो आइटम्स क्या कहलाते हैं? ऑटोनोमस आइटम्स कहलाते हैं। अकोमोडेटिव आइटम वो होते हैं जो टू अकोमोडेट सर्टेन पर्पस, उनके लिए